वो मैं बताता हूँ अभी क्या इशू है थोड़ा सा। नौशीन नहीं आई? नो सर, मैं उनको मैसेज करती हूँ। एक मिनट, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। और नहीं को बचा आपका? बाकी छोड़ गए सारे? सर हैं लेकिन वो छोड़ गए हैं सर, बात हुई थी कल। क्यों? सर वो कह रहे हैं दिमाग का दही हो गया, हमने देखा है ये काम तो। असल में वो सीक्वेंसेस ज्यादा थी ना इसलिए। वाले सलाम बच्चे, कहते हो ऑनलाइन तो आओ। आ जाए आ जाए। असल में ना वो हमसे गलती होगी थोड़ी सी कि हमने ना वो जो एसीओ है ना, एसीओ उसके अंदर कितनी आई है आपके अंदर वैस का? फरजांद फरजांद जो भी है सर 206। हमने सबका कर लिया है। सर उसका तो सारे का कर लिया हाय 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 हाय। सर, इसीलिए इतने देर लगी है। इसी वजह से वो दिमाग की दही हुई है। अच्छा चले, वो हम ना ये जो एसीओ वाला काम है ना, वो हम अलहदा दो, अब आपके दो पेपर पब्लिश हो जाएंगे। एसीओ वाला अलहदा करेंगे हम। अच्छा, एसीओ वाला क्या क्या किया अभी तक आपने? सर वो उसका डाटा मतलब हो गया हुआ था, सारा टेबल भी बन गया था। तो जब मैंने उसका ग्राफ बनाना था तो मुझे नौशीन ने कहा था कि वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं सीक्वेंसेस और उनको कम करना पड़ना है क्योंकि उनमें से कुछ रिडंडेंट है। तो वो कह रहे थे कि मैं आपको बताती हूँ कैसे कम करना है। अपना वो कम करना पड़ेगा। वो तो बल्कि ना मुझे मैंने अभी जो एनालिसिस किया है ना उसके मुताबिक हमने बहुत कम बनते हैं उसके अंदर एसीओ के सीक्वेंस। 205 नहीं बनते बल्कि 10-15 ही बनते हैं। सर वो मोटिव यस फाइंडर सर। सॉफ्टवेयर वाला हाँ वही बता रहे हैं। हाँ वो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी थोड़ी देर तक बताता हूँ कि कैसे वो हमने फाइंड आउट किए। अच्छा, सर वो बताया था वो सी मशीन ने। नशीन ने बताया था आपको? जी सर, यस तब सर। तक मैंने कर लिया था। अच्छा चले कोई नहीं। अब ये जो आपने डाटा किया हुआ है ना, इसको ना आपने ये नहीं करना, जाया नहीं करना, ठीक है? इसको हमने ना इरादा से पब्लिश करेंगे। ओके सर। आज अच्छा हो गया काम लेके लिया कि कोई नहीं, वो बस उस वजह से बच्चे भाग गए हैं। आप उन बच्चों को यार किसी तरीके से राजी करो यार, बाकी उनको कहोगे अब नहीं इतना काम होना। सर मैंने कहा था, वो कहते हैं हमसे नहीं होगा ये काम, हमारे दिमाग का दही हो गया है। असल में ना वो जो मॉर्निंग वाले थे ना, उनके जो जीन से ना, वो से 10-10 15-15 बस अ, वो इधर से काम करते थे, शाम को मुझे दे देते थे। वो बड़े इंजॉय कर रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे लगे हुए हैं। तो अब आप लोगों का भी अब आपका भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, इंजॉयबल काम होगा। अच्छा हाँ चले सर। कोई नहीं, आप लोगों की पब्लिकेशन तो आ रही है। अच्छा आज ना मैं अच्छा नौशीन, जी नौशीन सर। जी जी बच्चे, मैं ना हाँ आपको जी सर। आज एक और शय बतानी है आपको। ठीक है। अच्छा ये हेलो। जो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं रिकॉर्डिंग लगा लूँ? रिकॉर्डिंग नहीं हो, रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके ठीक है। सर। ये जो 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन सिंथेसिस, ये हमने पढ़ा था उस दिन। इसकी कितनी टाइप्स हैं? ठीक। इसकी ना 3 टाइप्स है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये देखो ना, ये है ना 3 टाइप्स है इसकी। अच्छा अब ये ना ये है एक, ये है कि एक जो टाइप 1 है ना, उसके अंदर क्या होता है कि ये चार ये कुछ एक्स्ट्रा इधर होते हैं इसके अंदर ना। एक मिनट में ना,
ये मैंने ना 2-3 पिक्चर्स है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये होगी एक, ठीक है पिक्चर। अच्छा एक ये पिक्चर हो गई है। अच्छा सबसे पहले तो मैं ना ये बताऊंगा कि एसीएस की कितनी टाइप्स है, वो 3 है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अच्छा दूसरी बात ये है कि टाइप 1 जो होता है ना, उसके अंदर ये एक्स्ट्रा 4-5 डिफरेंट तरह के ना क्या होते हैं, Grounds होते हैं। अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा और ये टाइप 2 है, उसके अंदर एक अमाइनो एसिड होता है, या कम होते हैं उसके अंदर अमाइनो एसिड्स। टाइप 3 जो है उसके अंदर अमाइनो एसिड नहीं होते। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो है ना ये कहानी आप समझने वाली है। अगर जब ये आपको समझ आ गई, ये जो कहानी इस पिक्चर के अंदर प्रेजेंट की गई है, आपको ना काफी हद तक समझ आ जाएगी। अच्छा ये टाइप 1 है ना, ये वाली, इसके अंदर ACS1 आता है, ACS2 आता है अरबिडोप्सिस का, और ACS6 आता है। ये तीनों किस में आते हैं, टाइप 1 में। ये वाला टाइप 1 है इसकी। अच्छा यहां पर क्या लिखा हुआ है, टाइप 1 क्या है, ACS प्रोटीन कंटेन 1 CDPK एंड 3 MAPK फास्फोरिलेशन साइट्स। अच्छा ये क्या लिखा हुआ, अनस्टेबल, ये लिखा हुआ स्टेबल। अब इसका मतलब ये है कि ये अगर तो प्रोटीन इस फॉर्म में हो तो ये इजीली डिग्रेड हो जाती है। क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। लेकिन जब इस फॉर्म में हो तो ये स्टेबल हो जाती है। स्टेबल का मतलब ये होता है कि ये इथाइलिन बायोसिंथेसिस में हेल्प करती है। नॉर्मली प्रोटीन इस फॉर्म में होती है और ऑल द टाइम डिग्रेड होती रहती है। अच्छा प्रोटीन डिग्रेड होने को कहां पर होती है, प्रोटीन की डिग्रेडेशन प्रोटियासोम के अंदर। प्रोटियासोम एक कब्रिस्तान होता है प्रोटीन का, या प्रोटीन का ग्रेवयार्ड कहते हैं उसको, जहां प्रोटीन डिग्रेड होती रहती है, जहां जाती है प्रोटीन डिग्रेड होती रहती है। अच्छा अब प्रोटीन डिग्रेड होती कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अच्छा उससे पहले मैं ये बताऊं कि ये 4 जो साइट्स है जिसकी वजह से ये स्टेबल होती है, ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, पी 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 का मतलब, इसका मतलब ये है कि ये प्रोटीन फास्फोरिलेट हो जाती है। फास्फोरिलेट का मतलब है कि फास्फोरिलेशन हो गई, फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया इसके अंदर। आपको पता है कि जब भी किसी भी प्रोटीन के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच हो तो वो एक्टिव हो जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एटीपी क्या होता है, मुझे ये बताएं एटीपी क्या होता है। एनर्जी करेंसी, ये एनर्जी मॉलिक्यूल है। जब एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी के अंदर, इसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब ये कन्वर्ट होता है एडीपी के अंदर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, ये जब कन्वर्ट होता है एडीपी के अंदर तो फास्फेट ग्रुप को रिलीज करता है, पी रिलीज होता है, ठीक है। अच्छा ये जो पी है, ये पी फिर
यहां जाके अटैच हो जाता है। अच्छा, इसको अटैच कौन करवाता है? वो एक एंजाइम होता है जिसे काइनेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? काइनेज। काइनेज हेल्प इन फास्फोरिलेशन। जो addition of phosphorus to any protein is known as phosphorylation. The enzyme that help in phosphorylation उसे क्या कहते हैं? काइनेज। फास्फोरस लेता कहां से है? वो एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है, तो एक फास्फोरस रिलीज होता है। काइनेज क्या करता है कि ये फास्फोरस लेके प्रोटीन के अंदर जाके उसको अटैच कर देता है, प्रोटीन को फास्फोरिलेट कर देता है, और इस प्रोसेस को फास्फोरिलेशन कहते हैं। एंजाइम का नाम क्या है? काइनेज। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो पहला एस है ना, ये वाला, इसके अंदर एक फास्फोर काइनेज है जो कि इस अमाइनो एसिड को जाकर फास्फोरिलेट कर देता है। ठीक है? क्या कर देता है? फास्फोरिलेट। कौन करता है? काइनेज। काइनेज कौन सा है? ये वाला सीडीपी के और मैप काइनेज। ये दो, के का मतलब काइनेज, मैप का मतलब मैप काइनेज, मिटोजिन एसोसिएटेड प्रोटीन काइनेज, इस तरह का नाम है। ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, कोई इसका नाम है। ठीक है? मेरी बात की समझ आ गई? ये दो डिफरेंट तरह के काइनेसेस है जो कि यहां पर एक स्पेसिफिक कोई अमाइनो एसिड है, वहां जाकर ये बाइंड करते हैं और उस एक्चुअली ये उस अमाइनो एसिड को फास्फोरिलेट कर देते हैं। या इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ साइट फॉर फास्फोरिलेशन। जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है, कंटेन 1 सीडीपी के एंड 3 सी मैप के फास्फोरिलेशन साइट्स। यहां पर ये 3 जो है ये किसकी है? मैप के की, और 1 कौन सी है? सीडीपी के। ये दो एंजाइम्स हैं जो इसको फास्फोरिलेट कर देते हैं। जब ये दोनों फास्फोरिलेट, अच्छा, ये कब पैदा होते हैं ये दोनों एंजाइम? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये एंजाइम कब पैदा होते हैं? जब पैथोजन का अटैक होता है पौधों के ऊपर, या कुछ स्ट्रेस आता है। अदरवाइज ये पौधा जो नॉर्मल कंडीशन में होता है तो ये ऑल द टाइम डिग्रेड होती रहती है ACS प्रोटीन। ये कहानी समझ आई बच्चों? यस जी सर। अच्छा, नॉर्मली इसको ये E3 टाइप कोई एंजाइम है जो उसको डिग्रेड करता रहता है, लेकिन अभी इसका पता नहीं है ये कौन सा E3 टाइप है। मैं भी बताता हूं इसके बारे में ये क्या है। यहां तक समझ आ गई आपको? यस जी। अच्छा, अब जो दूसरी टाइप है उसके अंदर सिर्फ 1 सीडीपी के फास्फोरिलेशन साइट है, ये वाली। अच्छा, और ये टारगेट होती है ETOL से, ETO1। ये जो प्रोटीन है ना, इसको डिग्रेड कौन करता है? ETO। क्या नाम है इसका? ETO, जो अभी आप डायवर्सिटी ETO की। ETO क्या करता है कि दे डिग्रेड दिस प्रोटीन और सेंड दिस प्रोटीन टू प्रोटियासोम। प्रोटियासोम जहां पर जाके प्रोटीन डिग्रेड होती है। मेरी बात की समझ आ गई? यस ये E3, जिस तरह इसके अंदर E3 काम करता है, इसके अंदर इसका पता है, टाइप 2 वाली का पता है ये कौन सा E टाइप है, उसे ETO1 कहते हैं। अच्छा, इसी तरह टाइप 3 के अंदर XBAR32 जो कि डिग्रेड करता है इस प्रोटीन को। अच्छा, ये सारा प्रोसेस मैं अभी एक पेपर है, मैं आपको भेजता हूं, दिखाता हूं। maybe this one. Regulation of ethylene biosynthesis through protein degradation.
ये पेपर आप लोगों ने पढ़ना है नौशीन, कि रेगुलेशन कैसे होती है थायराइड की, थ्रू प्रोटीन डिग्रेडेशन। प्रोटीन डिग्रेड। ठीक है, तो इसके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 एंजाइम्स जो बड़े इंपॉर्टेंट है, ईटीओ, एक्सबैट 32 और ये ई है, इसका अभी तक अननोन है, या आप लोगों ने नोन करना है इंशाल्लाह, हम इसीलिए लगे हुए हैं ये सारा काम करने। अच्छा, लेकिन जब ये इस फॉर्म में आ जाती है, ये स्टेबल हो जाती है, इस फॉर्म में ये एथाइलिन बायोसिंथेसिस करती है। अच्छा, और ये जो है ना, ये कब एक्टिवेट होती है इस फॉर्म में, कैसे होती है, जब साइटोकाइनिन या ब्रेसिनोस्टेरॉइड हार्मोन का प्रोड्यूस होता है प्लांट के अंदर। ठीक है, ये जब स्ट्रेस आता है, जब पैथोजन का अटैक होता है, ये जो टाइप 3 है ना, ये अभी तक वेल कैरेक्टराइज नहीं हुई और इसके अंदर नंबर भी कम है। ठीक है, इसका नहीं पता ये कब एक्टिवेट होती है, कब नहीं एक्टिवेट होती। अच्छा, ये कहानी सारी समझ आ गई अब आपको। अच्छा जी। अच्छा, अब है कि अब हमने ये मालूम करना है कि ये प्रोटीन डिग्रेड कैसे होती है। अच्छा, इसके लिए मैं अभी एक यहां तक कोई कंफ्यूजन, तो ACS1 क्या है? अच्छा, अगर हम मशीन, अगर हम अब क्या करें, एक तो ये है इसके एंड के ऊपर, ये अगर तो इस तरह की सीक्वेंसेस होगी एंड के ऊपर, मैं पहले इसको ना बड़ा करता हूं, पहली वाली प्रोटीन को। अच्छा, जब हम अलाइनमेंट करें और आखिर में PVP, SPL, DP, ये लास्ट वाली अमीनो एसिड है, C टर्मिनल। C टर्मिनल के ऊपर ये अमीनो एसिड की लिस्ट आए तो ये टाइप 1 है। ठीक है। ओके। अगर FNDR QER ये इस तरह की सीक्वेंस आए तो टाइप 2 है। ओके। ठीक। अगर कोई इस तरह की है ATAB RRF या जो अदर देन दैट हो तो वो टाइप 3 है। अच्छा, और एक तो ये तरीका है हमें मालूम करने का कि कौन सी टाइप 1 है आपकी ACS के अंदर, कौन सी टाइप 2 है, कौन सी टाइप 3 है। और दूसरा तरीका ये है कि आप उसको जब फाइलोजेनेटिक करते हैं ना, उसका एनालिसिस, जब आप फाइलोजेनेटिक करें तो जिस क्लेड के अंदर, अगर तो आपकी सीक्वेंस इस क्लेड के अंदर आए तो ये टाइप 3 है। ACS की प्रोटीन अगर आपकी इस क्लेड में आए जिसके अंदर ACS 11 हो, 7 हो और एपिडोप्सिस की ये दोनों हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये क्लेड के अंदर अगर आए तो ये टाइप 3 है। अगर इस क्लेड के अंदर आए जिसके अंदर ACS 2 और ACS 6 है और ACS 1 और ACS 2 है, तो हम कहेंगे कि ये टाइप 1 है। ठीक है। दो तरीके समझ आ गए आपको। अब आपको ये पता चलेगा कि ACS की डिफरेंट टाइप्स कौन सी है और उसको कैसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है। सर एक क्वेश्चन है इसमें कि आपने कहा है कि ये सीक्वेंसेस जिसके एंड पे ये टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये नॉर्मल जो प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं उनमें चेक करना है या कहाँ पे एनालिसिस में जो सीक्वेंस आएंगे? जो आपने अभी तक ACS की सीक्वेंसेस जो आपने डाउनलोड की है, हाँ जी, उसको अलाइन करें। ठीक है, उनके एंड पे ऐसे सीक्वेंसेस होंगे। एग्जैक्टली, उनके एंड के ऊपर जब अलाइनमेंट करेंगे तो एंड के ऊपर ये इस तरह की सीक्वेंसेस होंगी। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, ये हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोटीन है ACS1 ये डिग्रेड कैसे होती है, ये भी एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये डिग्रेड कैसे होती है? डिग्रेड होने के लिए मैं आपको एक और प्रेजेंटेशन अभी दिखाता हूं।
ये देखो प्रोटीन डिग्रेडेशन। अच्छा, प्रोटीन डिग्रेडेशन होती क्या है कि प्रोटीन डिग्रेड कब होती है, क्यों होती है, ये कहानी हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, प्रोटीन डिग्रेड होती है, दुनिया के अंदर हर चीज की एक लाइफ होती है, आपको पता है। ह्यूमन की लाइफ ऑन एन एवरेज 50 साल है, 60 साल है। फिर आगे बैक्टीरिया 20 मिनट की लाइफ होती है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है दुनिया की, उसकी डिफरेंट, इस तरह जो प्रोटीन है उसकी भी लाइफ होती है। ठीक है, ये बताया हुआ आपको थोड़ा सा कि इसकी लाइफ क्या है, कि नॉर्मली जो ये 0.2 आवर्स है इस एंजाइम की, इस प्रोटीन की, इसकी प्रोटीन की 2 घंटे लाइफ है। ये साइटोक्रोम सी, इसकी 150 घंटे लाइफ है। मेरी बात की समझ आ गई? इट मीन हर प्रोटीन ने जब उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो उसने डिग्रेड होना होता है। मेरी बात, अच्छा, इट मीन्स हमारे, अगर हम देखा जाए तो हमारे ह्यूमन के अंदर भी जब कोई बंदा मर जाता है तो उसका कफन दफन वाला एक अलग महकमा है, फर्ज किया घर के अंदर भी बड़ा, उसको वो पूरा एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से जो उसको डेथ को नोट करता है, समझो पूरा एक सिस्टम है। मेरी बात की समझ आ गई? इट मींस प्रोटीन भी जब डिग्रेड होती है तो सेल के अंदर भी एक सिस्टम होगा जो प्रोटीन को डिग्रेड करता होगा। जिस तरह एक खरादिए के पास जाती है, चाहे जहां इधर से कोई हमारे घर के अक्सर बाहर आता है, पुराने चूल्हे ले लो, पुरानी चीजें ले लो, पुरानी चीजें बेच लो, ठीक है। वो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन भी ले जाता है पुरानी की, वॉशिंग मशीन के पुराने पुर्जे भी ले जाता है, वो जाके क्या करता है कि उसको रिसाइकिल करता है। इनमें पूरे का पूरा एक सिस्टम है। इसी तरह हमारी के अंदर भी प्रोटीन का एक सिस्टम है। वो क्या करता है कि वो प्रोटीन को पहले डिग्रेड करके उसको रिसाइकिल करता है, ठीक है। अच्छा, ये रिसाइकलिंग के लिए वो अच्छा नेक्स्ट है कि प्रोटीन डिग्रेड कब होती है? जब टेम्परेचर उसका चेंज हो जाए, सेल का कोई पीएच चेंज हो जाए, या उसकी लोकेशन चेंज हो जाए, ठीक है, या कोई जेनेटिकली भी होता है कि इस प्रोटीन ने इतने देर तक जिंदा रहना, जिस तरह हमारी बॉडी भी उतने अरसे तक जिंदा रहती है। अच्छा, ये सारी इसकी हाफ लाइफ है, ये टर्मिनोलॉजीज है, ये थोड़ा सा लाइफ स्पैन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम सिंथेसिस टू डिग्रेडेशन, इसे कहते हैं टर्नओवर, स्टेबिलिटी, डीनेचुरेशन, अनफोल्ड हो जाना प्रोटीन का, और डीनेचुरेशन कहते हैं डिग्रेडेशन का, प्रोटीओलाइसिस ऑफ पेप्टाइड। अच्छा, अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यूबिक्विटिनेशन है, ठीक है। यूबिक्विटिनेशन का मतलब है कि प्रोटीन का डिग्रेड होने का प्रोसेस, दैट इज नोन एज यूबिक्विटेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यूबिक्विटिनेशन। अच्छा, इसके लिए कौन कौन सी चीजें यूज होती है? अच्छा, उसके लिए यूबिक्विटीन, क्या है? यूबिक्विटीन, ये एक तो 60 से 70 अमीनो एसिड की एक प्रोटीन होती है यूबिक्विटीन। ये क्या करती है? ये ना, इसको एक एंजाइम है जिसे पहला E1 कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? E1। अच्छा, या मैं बाद में बताता हूँ E1 के बारे में। ये यूबिक्विटीन जिस प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए, ये प्रोटीन, ये यूबिक्विटीन पता क्या है? ये कफन है। जिस तरह एक बंदा मरता है ना तो उसके इर्द गिर्द क्या डाला जाता है? कफन। कफन का मतलब है अब उसको कब्रिस्तान लेके जाना है, उसने अगर जनाजा होना है, उसने मर जाना है, उसको दफनाना है, इसका मतलब ये है। इसी तरह जिस प्रोटीन के साथ यूबिक्विटीन लग जाए, इसका मतलब उस प्रोटीन की मौत है। अब उस प्रोटीन ने डिग्रेड होना ही होना है, इस प्रोटीन ने प्रोटियासोम जाना ही जाना है, ठीक है। अब हम ये यूबिक्विटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि जिस भी प्रोटीन के साथ अटैच होती है, उस प्रोटीन को ये लेके प्रोटियासोम में चली जाती है, वहां जाके ये रिसाइकिल हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है प्रोटीन। मेरी बात की समझ आ गई? हाँ जी। इसके लिए 3 प्रोसेसेस है। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि ये यूबिक्विटीन एक्टिवेट हो पहले, ठीक है। यूबिक्विटीन को एक्टिवेट करने वाला एक एंजाइम है जिसे कहते हैं एक्टिवेटिंग एंजाइम।
या उसको E1 कहा जाता है। यहां पर ये सारे प्रोसेस को यूबिक्विटिनेशन कहते हैं। 3 एंजाइम इन्वॉल्व है इसके अंदर, E1, E2 और E3। अच्छा, E1 क्या करता है कि ये एक्टिवेट करता है यूबिकोटीन को। अच्छा, और E2 क्या करता है, E2 क्या करता है कि तमाम यूबिकोटीन को क्या कर देता है, असेंबल कर देता है। ये देखा, यूबिकोटीन क्या है, 76 अमीनो एसिड सीक्वेंस होती है, थर्मोस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा कंजर्व्ड है। अच्छा, E1 क्या करता है, E1 क्या करता है कि तमाम जितने भी यूबिकोटीन है ना, उसको एक्टिवेट करके उसको E2 एंजाइम के साथ अटैच करता जाता है। ठीक है, E2 कॉन्जुगेटिंग एंजाइम है। E2 क्या है, कॉन्जुगेटिंग एंजाइम। सारे यूबिकोटीन जहां भी से स्कैटर्ड हुए होते हैं यूबिकोटीन, उसको पकड़ता रहता है और E2 एंजाइम के साथ अटैच करता जाता है। ठीक हो गया। और इस तरह E1 जो है वो एक्टिवेटिंग एंजाइम है और E2 जो है वो कॉन्जुगेटिंग एंजाइम है। अच्छा, जो E3 है, जो E3 है वो गाइडेड एंजाइम है। ये जो E3 है ना, वो ये E3 क्या करता है कि E2 और के साथ जो यूबिकोटीन लगी होती है ना, उसको ये प्रोटीन के साथ अटैच कर देता है। ठीक है सर। और E3 जो है, E3 एक्चुअली गाइडेड प्रोटीन है, जो एक्चुअली बताती है कि तूने इस प्रोटीन को के साथ यूबिकोटीन को अटैच करना है। मेरी बात की समझ आ गई? तो E3 क्या है, लाइगेज, जो कि एक्चुअली सब जो प्रोटीन है उसके साथ ये अटैच कर देता है यूबिकोटीन को। ये 3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस E1 क्या है, एक्टिवेट करता है यूबिकोटीन को। E2 क्या करता है, उसको वो E2 के साथ अटैच होती रहती है, इसलिए उसको कहते हैं कॉन्जुगेटिंग एंजाइम। और E3 क्या करता है, वो गाइडर है, वो गाइडेड है। ठीक है। और E3 की नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होती है, उसके अंदर रिंग फिंगर डोमेन होती है नॉर्मली। अच्छा, जो आपका ETO है, अब दोबारा उसी की तरफ आते हैं। ETO E3 है, ये जो ETO है ये क्या करता है, डिग्रेड करता है प्रोटीन को। नहीं लगी समझ? जो आपका ETO है वो क्या है, लगी समझ? सर यहाँ से रिपीट कर दे। जो आपका ETO है ना, ETO वो क्या है, वो E3 लाइगेज एंजाइम है। हाँ जी। ये जो है ना E3, स्ट्रक्चर ऑफ E3 क्या है, जिसके अंदर रिंग फिंगर डोमेन होती है, ये क्या है, ये वाला है E3। आपका ETO E3 है। ठीक है, E3 गाइड करता है ना प्रोटीन को डिग्रेड होने के लिए जी। और E2 के साथ यूबिकोटीन लगी होती है। तो यूबिकोटीन भी डिग्रेड हो जाएगी। क्या कह रहे हैं सर E3 के साथ अगर हम यूबिकोटीन अटैच होती है E2 के साथ और E2 अटैच होता है E3 के साथ, तो जब E3 डिग्रेड हो जाएगी तो E2 और यूबिकोटीन भी हो जाएंगे। यानी E3 क्या करती है, E3 हेल्प करती है, ये जो ग्रीन है ना, ये टारगेट प्रोटीन है, ये बल्कि अपनी ACS है। E3 क्या करती है, ये E2 को गाइड करती है कि तूने इस प्रोटीन के साथ यूबिकोटीन को अटैच कर। हाँ जी, जब वो E3 गाइड ही नहीं करेगी तो फिर वो अटैच भी नहीं होगा, अटैच नहीं होगा। एग्जैक्टली। ठीक है। अब ACS ये वाली है ग्रीन प्रोटीन, ACS है। ठीक है। E3 क्या है, ETO।
इन दैट केस, ठीक है, ये जो ETO है। अच्छा, अब E2 क्या है, ये इन केस ऑफ ACS डिग्रेडिंग यूबिकोटिनेशन, E2 है कुल CUL, इसको क्या कहते हैं, अक्सर आपने पढ़ा होगा E2, ये जो पेपर है ना, ये पेपर आप देखें, इस पेपर के अंदर, अच्छा यूबिकोटिनेशन क्या है, ubiquitin is covalently attached to the target protein through a sequential action of 3 enzymes. E1 ubiquitin activating enzyme, E2 ubiquitin conjugating enzyme, E3 ubiquitin ligase। मेरी बात की समझ आ गई? जी सर। अच्छा, the conjugation process between the ATP dependent ubiquitination by E1 enzyme forming activation ubiquitin molecule is transferred to the E2 forming a thioester link E2, ठीक है, और E2 बाइंड करता है उसके साथ। ये सारी कहानी आपको समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये पेपर भी आप लोगों ने 28, 26, 28 में चला जाती है जाके। अच्छा, अब E3 लाइगेज क्या है, अच्छा, अब प्लांट के अंदर हम देखें, अगर डाइवर्सिटी चेक करें E1, E2 और E3 तीनों एंजाइम्स की, उनमें से सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वो E3 की है, क्योंकि E3 ने गाइड करना है कि किस प्रोटीन को टारगेट करना है। इट मींस E3 टाइप एंजाइम प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, क्योंकि अकेली हमारी ACS प्रोटीन डिग्रेड नहीं होती, हमारी प्लांट के अंदर हर प्रोटीन ने डिग्रेड होना है, लेकिन हर प्रोटीन को गाइड करने वाली जो E3 है वो डिफरेंट होगी, ऐसा ही है। हेलो, नहीं लगी समझ? जी सर, ऐसे ही है, समझ आ गई। बाकी बच्चों दोनों को लग गई है? सर एक दफा रिपीट कर दें। मैंने कहा कि E3 जो है ना, E3 ये एक ऐसी एंजाइम है E3 जो कि E2 को गाइड करती है कि इस प्रोटीन के साथ आपने अटैच होकर इसको डिग्रेड, इसके साथ यूबिक्विटिन लगानी है। जिस प्रोटीन के साथ यूबिक्विटिन लग गई, इट मीन उसने डिग्रेड हो जाना है। अच्छा, अब E3 जो है ना, E3 ज़ाहिर है वो E3 तो बहुत किस्में होंगी, क्योंकि अकेली ACS प्रोटीन तो डिग्रेड नहीं होती प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर तो हर प्रोटीन, मैंने बताया ना, किसकी 2 घंटे लाइफ है, किसी की 4 घंटे लाइफ है, किसी की 10 घंटे लाइफ है। इट मीन हर प्रोटीन के लिए E3 लाइगेजेस डिफरेंट होंगे, क्योंकि अगर एक ही E3 लाइगेज होगा तो वो तो हर प्रोटीन को डिग्रेड करता जाएगा जल्दी। इट मीन इसकी बड़ी स्पेसिफिसिटी होती है। E3 लाइगेज जो है वो हर एक, अगर फिर E3 लाइगेजेस की भी आगे डिफरेंट टाइप्स है। जो ACS को डिग्रेड करता है ना E3 लाइगेज, उसका नाम है ETO। नहीं लगी समझ? तो सर आ गई है। अच्छा, अब E3 जो है, ETO जो है ना, जो ACS को डिग्रेड करता है, उसका नाम है ETO। अच्छा, अब हमने देखना है कि E3 की कितनी टाइप्स होती हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये पता चला कि कुछ ऐसी होती है जिसके अंदर रिंग टाइप होती है। रिंग का मतलब होता है जैसे अंगूठी नहीं होती, उसके अंदर कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अच्छा, रिंग टाइप, ठीक है। कुछ होते हैं U बॉक्स बना लेते हैं, उसको HECT कहते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो डिफरेंट, तो हमने देखना है कि हमारी कौन सी है। वो E3 जो लाइगेज है ना, रिंग टाइप, वो होती है ETO। ये जो हमारी ETO है, ये इसके अंदर मैंने बताया था आपको, इसके अंदर जो हमारी ETO है ये कौन सी है, रिंग टाइप। रिंग टाइप E3 यूबिक्विटिनेशन लाइगेज। ETO क्या है?
मैं दोबारा से बता देता हूं, इधर लिख देता हूं, ETO इज यूबिकोटीन लाइगेस इन ligase. ETO is ubiquitin ligase. क्या है? ETO is ubiquitin ligase रिंग टाइप, ठीक है, रिंग टाइप ubiquitin ligase in the that is involved in protein, that is involved in the degradation of ACS protein using proteasome ubiquitination pathway. समझ आई? ETO क्या है? डेफिनेशन इसकी ये समझ आ गई कि दैट इज इन्वॉल्व इन द डिग्रेडेशन ऑफ ACS थ्रू द यूबिक्विटिन सिग्नलिंग पाथवे, और ये है क्या? रिंग टाइप यूबिक्विटिन लाइगेज है। ये कहानी समझ आई बच्चे? जी सर। अच्छा, अब ये देखिए, अब मैं एक और तरफ लेके जाता हूं आपको। अब ये मैंने पहले बताया था, अब ये कहानी हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये मैंने बताया था कि इसको भी E3 टाइप ही कोई डिग्रेड करता है। ये देखो E3 लिखा हुआ है ना,